हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ की स्टडी कर रहे थे, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना। जहां पर हमने देखा था कि F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो वहां पर K है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है ना। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ में कुछ कंसेप्ट और बाकी हैं, रिमेनिंग है, जिनकी स्टडी आज हम करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, छोटा सा कंसेप्ट है, कई बार एग्जांपल में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम देखिए यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 Q2 और इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। और स्टूडेंट्स ये स्पेस, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि ये यहां पर जो मीडियम है वो एयर है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होने वाला है K Q1, आप इस तरीके से लिख लीजिएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। आपको पता है कि K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एयर भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट सिचुएशन को हम मूव करेंगे, ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट थी, अब सिचुएशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इस बार भी दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बिटवीन का डिस्टेंस R है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मीडियम है ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना। स्टूडेंट्स इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आप एज्यूम कर लो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन R। क्या स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन R। और मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि एप्सिलॉन R को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है ना। ये चीज हमने कल स्टडी कर ली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो F मीडियम इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि F एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखिए तो फोर्स इज डिक्रीज, फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय फैक्टर 1/εr। ठीक है ना। फोर्स इज डिक्रीज बाय फैक्टर 1/εr इंटू F एयर, यानी इन कंपेरिजन ऑफ फोर्स बिटवीन एयर। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपसे ये कहा जाए, अब ध्यान से सुनना, यहां तक की स्टोरी कल की थी, आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो यहां पर ना फोर्स डिक्रीज हो गया है, कितने फैक्टर से? 1/εr से। ठीक है ना। जो फोर्स कहां पे था? एयर में। अब मुझे ये डिक्रीज हुआ फोर्स अचीव करना है ना। सेम फोर्स अचीव करना है मुझे। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब कि मैं चाहता हूं कि F मीडियम इक्वल टू F एयर हो जाए, ऐसा मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि F मीडियम इक्वल टू F एयर हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इफ वी कैन रिमूव डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, एंड increase the separation between the charge, separation between the charge। समझ में आई बात? to achieve the same force। ठीक है।
क्या बात समझ में आ रही है? आप समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो फोर्स है 1/ε से डिक्रीज हो गया है। अब मुझे उस डिक्रीज हुए फोर्स को अचीव करना है ना? डिक्रीज हुए फोर्स को क्या करना है? अचीव करना है। तो मुझे क्या करना होगा? दो कंडीशन है। वी कैन रिमूव द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मैं एक तो ऐसा कर सकता हूं कि यहां से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रिमूव कर दूं। दूसरा मेरे पास तरीका है इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन चार्ज। ठीक है ना? इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन चार्ज। अगर मैं दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दूं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं, क्योंकि देखिए फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? तो मुझे सेम अमाउंट का फोर्स मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर यहां से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मुझे सेम अमाउंट का फोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना? जो कि एयर में है। और दूसरा क्या तरीका मैंने आपको बताया कि अगर इस सेपरेशन को मैं इंक्रीज कर दूं तो भी मुझे सेम अमाउंट का फोर्स मिल जाएगा। इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज टू अचीव द सेम फोर्स। तो आपको न्यूमेरिकल में अब ये पूछा जाएगा तो मुझे कितना सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा? रिक्वायर्ड सेपरेशन कितना होना चाहिए? ठीक है ना? रिक्वायर्ड सेपरेशन कितना होना चाहिए? ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो रिक्वायर्ड सेपरेशन कितना होना चाहिए? मैंने एज्यूम कर लिया कि रिक्वायर्ड सेपरेशन आर डैश के जितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं यहाँ पे एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर। ठीक है, यहां पर फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली लाइट का कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक है ना? अब कंटिन्यू करते हैं। इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है ना? सारे डेटा मतलब जो डेटा कैंसल हो रहे हैं उनको आप कैंसल आउट कर दो, तो कैंसल आउट करने के बाद आपको मिलेगा 1/एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर 1/r डैश स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे देखिए, तो r डैश की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एप्सिलॉन r इंटू r। ये होगा रिक्वायर्ड सेपरेशन। समझ में आई बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, दो चार्ज हैं, उनके बीच में कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है ना? तो वहां पर जो आपको फोर्स मिला था वो 1/एप्सिलॉन r से डिक्रीज हो गया था एयर के कंपेयर में, है ना? तो हमें एक्चुअली क्या करना था? सेम फोर्स को अचीव करना है, मतलब फोर्स मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर। तो उसके लिए दो कंडीशंस बताई गई कि अगर हमें सेम फोर्स चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं कि तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप रिमूव कर दो तो आपको सेम अमाउंट का फोर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास एक और तरीका है, इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस के साथ में। इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज टू अचीव द सेम फोर्स। तो रिक्वायर्ड सेपरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड सेपरेशन होगा जो कि आपको यहां मिला r डैश इक्वल टू रूट एप्सिलॉन r इंटू आर। समझ में आई बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड एग्जांपल। ये यहीं पे कंप्लीट होता है क्योंकि हमें जस्ट पूछा गया था रिक्वायर्ड सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, अनदर सिचुएशन ऐसे एग्जांपल्स कई बार एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना? इसके लिए आपको इन सबको चीजों को ध्यान में रखना है। यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पे एक चार्ज स्टूडेंट्स Q2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली स्टूडेंट्स r है। ठीक है, लेकिन यहां पे इतने डिस्टेंस पर
एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी थिकनेस मान लीजिए कि t है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस टी। और स्टूडेंट्स ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, देखो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन r को दो चीजों से बुलाते हैं हम। कुछ बुक में एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये दोनों में से कोई भी वर्डिंग अगर मैं यूज करता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका थिकनेस T है और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एप्सिलॉन r है, ठीक है। और ये जो मीडियम है ये एयर है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे पूछा जाए कि फोर्स क्या होगा, अब फाइंड करिए, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे कि ऐसे केस में फोर्स क्या होगा, ठीक है। चलिए सोचिए थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स दो तरीके हैं, दो कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को। देखिए ध्यान से, इन दोनों फोर्स के बीच में हम एक काम करेंगे, ये एयर है तो फोर्स इन एयर ही हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें फोर्स इन एयर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, समझो बात को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है ना। मैं इसको क्लीन करता हूं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सेपरेशन को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, Q1 यहां पर कर दिया मैंने, Q2 यहां पर कर दिया और ये हो गया आपका सेपरेशन, ठीक है ना, ये सेपरेशन। तो देखिए ये सेपरेशन थोड़ा सा आपने बढ़ा कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स इन एयर। ये मीडियम कौन सा हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने डिस्टेंस का कंपैरिजन कैसे करना है वो चीज मैंने आपको बता दी है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपने देख लिया था। तो स्टूडेंट्स फोर्स इन एयर फाइंड आउट आपको करना है, यहां से यहां तक चार्ज है तो टोटल फोर्स कितना होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट यहां पे ऐसे लिख देता हूं F, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो डिस्टेंस होगा, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे, इस फॉर्मूले से जाना है r डैश प्लस r माइनस टी। ये वाला डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r डैश में कन्वर्ट हो गया और r माइनस टी तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एयर में था, ठीक है ना। तो हम r डैश के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम r डैश के प्लेस पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, है ना, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इनटू r नहीं, इस एप्सिलॉन r जो रिलेटिव परमिटिविटी है कितने डिस्टेंस पर है, ओनली t, तो आप यहां लिखोगे t प्लस r माइनस टी, ये डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम यहां पे लिख सकते हैं नाउ फोर्स इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r माइनस टी प्लस एप्सिलॉन r इंटू टी का स्क्वायर। तो ये होगा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, इस सिचुएशन के लिए। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, Q1 Q2 के बीच में मुझे फोर्स फाइंड आउट करना था, लेकिन इस Q1 Q2 के बीच में थोड़ा सा मीडियम एयर का था और कुछ मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का था जिसकी थिकनेस T थी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस R माइनस टी हो गई। तो ऐसे केस में मुझे ये कहा गया कि फोर्स फाइंड आउट करना है, कहां पे, एयर में फाइंड आउट करना है, एयर के कंपेयर में फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मुझे मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेपरेशन इंक्रीज कर दिया इसके लिए, जस्ट इसके लिए, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस तो
एयर में है, तो देखिए एयर के लिए मैंने r माइनस टी लिखा है, लेकिन इस सिचुएशन के साथ मैंने थोड़ी सी डील की है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मैंने जो इंक्रीज किया है Q1 Q2 के बीच में वो r डैश है, ठीक है। तो r डैश प्लस r माइनस टी, और ये हो गया। अभी देखो दोनों केस में हम एयर की बात कर रहे हैं, और r डैश हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो r डैश किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो r डैश इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई आर इंटू आर, आर मतलब डिस्टेंस। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने डिस्टेंस पर है, सिर्फ t डिस्टेंस पर है, तो मैंने इस r की जगह पर यहाँ पे t लिखा है, और ये इस वाले r से घबराना नहीं है, ये वाला स्मॉल r रिलेटिव परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया, ठीक है ना। तो इस केस में फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ की स्टूडेंट्स, एयर की, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई r माइनस टी प्लस रूट रिलेटिव परमिटिविटी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और चीजें स्टडी करते हैं कूलम्स लॉ के बेस पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और आपसे इस एग्जांपल में ये कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, फाइंड Fe एंड Fg, ठीक है ना। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 मीटर है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। स्टूडेंट्स Q1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, Q1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q2 यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और R कितना स्टूडेंट्स, R है 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Fe मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2.56, ठीक है ना। 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 38। तो स्टूडेंट्स Fe कितना हो जाएगा, Fe होगा 23.04 मल्टीप्लाई माइनस 38 प्लस 9, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 की पावर माइनस 29 कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना स्मॉल आया, कितना आया, 10 की पावर माइनस 29 आया, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में 9th में, क्या फॉर्मूला होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो Fg है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। m1 इंटू m2 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का मास और दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का मास क्या आएगा, सेम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास मैंने आपको बता रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू me। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर माइनस 11। अगर आप इसकी यूनिट भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे दिया हुआ है 1 मीटर। तो Fg आपको मिलने वाला है यहां पे, ओके 9 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 81 मल्टीप्लाई 6.67, तो आपको यहां पर मिलता है 540 इंटू 2.7 10 की पावर -11, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस, यानी कि यहां पे आ जाएगा -62। तो आपका Fg होगा स्टूडेंट्स, अगर यहां से आप 2 डेसिमल्स कम कर देते हैं, चलिए मैं नहीं करता हूं 54 ही लिखता हूं मैं, 1 डेसिमल कम करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10, ठीक है ना, और इस तरीके से हो जाएगा -72, 54 इंटू 10 की पावर -72 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कितना आया 54 इंटू 10 की पावर -72। तो स्टूडेंट्स दो चीजें समझ में आती हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा होगा, देखिए दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट किया तो वो आया 23.04 10 की पावर -29, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो 54 इंटू 10 की पावर -79, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसकी ज्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है ना। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि Fe अपॉन Fg, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन कितने टाइम्स, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप रेशियो कर दो, जब आप रेशियो करोगे तो आपको मिलेगा 23.04 इंटू 10 की पावर -29 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -72, ठीक है। 54 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 23.04 डिवाइडेड बाई 54, ओके। स्टूडेंट्स आपको यहां पर मिलेगा 0.426 इंटू 10 की पावर 72 -29, 10 की पावर 43 मिलेगा, ठीक है। और दोनों ही फोर्स है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट्स देखिए यहां पे अप्रोक्सीमेट Fe इक्वल टू 10 की पावर 43 टाइम्स ऑफ Fg। समझ में आई बात। अब हम दो चीजों पर बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, पहली चीज। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, नहीं अगर मैं कंपेयर करूं तो हाउ मच टाइम्स, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 43 टाइम्स, है ना। इस नंबर्स को मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया क्योंकि स्मॉल नंबर है, आप कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो फिजिक्स में। तो 10 की पावर 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्टडी हमने कहां पर की स्टूडेंट्स, टू इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 10 की पावर 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। पहला चीज, दिस फोर्स, या मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिखूंगा Fe, एक्ट बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, एक्ट बिटवीन टू चार्ज। इसको आप लिखेंगे Fg एक्ट्स बिटवीन टू मासेस ऑफ बॉडी, ठीक है। जब दो मास के बीच में फोर्स लगता है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जब दो चार्जेस के बिटवीन में फोर्स लगता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। Fe
is may be repulsive और may be attractive, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, Fg इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज एट्रैक्टिव। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो Fe का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Fg का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो यहां पर K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, बट it will change due to change in medium, ठीक है, मीडियम, ठीक। लेकिन जो ये कैपिटल जी है स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। कहने का मतलब अगर आपने मीडियम चेंज भी कर दिया तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2 जिनको मैंने एयर में रखा है, अगर इन चार्जेस को उठाकर मैं वाटर में रख दूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है, क्योंकि जो K की वैल्यू होती है आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन होती है, जो कि मीडियम को रिप्रेजेंट करती है। एप्सिलॉन नॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स वो मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है। समझ में आई बात? यानी अगर आप मीडियम को चेंज भी करते हो तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है M1 एंड M2 जो एयर में है, अगर इन दोनों बॉडी को उठाकर मैं वाटर में रख दूंगा तो भी वहां पर मिलने वाला जो फोर्स है वो सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ग्रेविटेशनल जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेंज की अगर मैं बात कर लूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेंज की, तो वो होती है 10 की पावर -15 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर तक होती है, यानी कि आप फ्यू किलोमीटर मतलब अराउंड 10 की पावर 6 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी रेंज अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स वो इंफिनिटी होता है, मतलब पूरे इनवर्स में काम करता है, इंफिनिटी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इंफिनिटी है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज 10 की पावर -15 मीटर से लेकर 10 की पावर 6 किलोमीटर तक होता है ना, कुछ मिलियंस किलोमीटर तक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो Fe इज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देन Fg, ठीक है ना। और Fg इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। अपने नेचर का सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि इसकी रेंज इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी तक है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे, सिमिलरिटीज की, कि दोनों में सिमिलर का क्या है। तो स्टूडेंट्स जो Fe और Fg हैं, Fe एंड Fg बोथ आर फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। और दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं। Fe एंड Fg बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, है ना। ओके, और स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपको समझ जाना है कि वो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता है तो आपको समझ जाना है कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। स्टूडेंट्स, जो Fe और Fg हैं दोनों ही न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे से कंसेप्ट लेकर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंसेप्ट के साथ, ठीक है।